Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is The Pakhtuns by Peter Main from the book East and West. This has been taken from Peter Main's book The Narrow Smile. So first we will see the introduction of the writer. Peter Main was an English travel writer. He was also an officer in Royal Air Force and he has also stayed in Peshawar and traveled the whole frontier. तो उनका जो ये पख्तून्स उन्होंने लिखा है, दिस इज़ अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद द पख्तून्स एंड द आइडिया ही हैज़ अबाउट देम. He wrote this in 1954 after his return from Morocco to Pakistan. So we will start the summary now. It starts from these lines. It was good to be back. This time I was here with a motive strictly personal and limited. राइटर बताते हैं कि वो पाकिस्तान दोबारा वापस आए, यानी कि वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं अपने पहली जॉब के सिलसिले में ड्यूरिंग द वॉर रॉयल एयरफोर्स में जब उनको कमीशन किया गया था, और तब इसलिए वो इस दफ़ा दोबारा वापस आए हैं, लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से. जब वो यहाँ पे पहले आए थे तो उस टाइम यहाँ के जो लोकल ट्राइब्समैन थे उनके साथ उनकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो इस दफ़ा उनसे अपने फ्रेंड से मिलने आए थे. फिर वो बताते हैं कि उन्हें अपने व्हीकल की विंडो में से जाइगेंटिक रॉक्स नज़र आना शुरू होते हैं और माउंटेन्स नज़र आना शुरू होते हैं, जिससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि बलूचिस्तान रीजन स्टार्ट हो गया है. फिर आगे ये माउंटेन रेंजेस, आगे पूरी एक रेंज नज़र आती है उन्हें और माउंटेन्स बढ़ते जाते हैं, जिससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बुक्टी कंट्री है, यानी कि बुक्टी जो है वो बलूचिस्तान का एक बलोची ट्राइब होता है जो कि काफ़ी अच्छे और सिंपल लोग होते हैं और राइटर की नज़र में. और ख़ास तौर पे राइटर कहते हैं कि उनको एक ब्रिटिश या 19th सेंचुरी के एडमिनिस्ट्रेटर के नज़रिए से अगर वो देखें तो उन्हें बलोची ट्राइब की, बुक्टी ट्राइब की एक ये बहुत अच्छी खासियत लगती है कि वो अपने चीफ्टन की, जो उनका हेड होता है, उसको विदाउट एनी ऑब्जेक्शन बहुत ओबे करते हैं. तो इसलिए जब ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी कि लोकल्स को अपने उसमें भरोसे में लेने की, तो उन्होंने जो है सिर्फ चीफ्टन को ही अपने बेनिफिट समझा दिए, जिसकी वजह से सारा बलूची ट्राइब अपने चीफ्टन को फॉलो करते हुए वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गया और वो उनके साथ मिलने पर राज़ी हो गया. सो दिस इज़ वट राइटर लाइक्स अबाउट देम अलॉट. जबकि वो पठान्स के बारे में कहते हैं कि उनकी ये क्वालिटी नहीं होती, उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी को अपना हेड नहीं मानते और वो किसी को इतनी ईजीली किसी की बात में नहीं आते या वो किसी को ओबे इतना नहीं करते हैं. फिर राइटर बताते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्हें फिर और माउंटेन्स नज़र आना शुरू हो गए और फ्रंटियर रेंज नज़र आना शुरू हो गई, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पठान्स का रीजन स्टार्ट हो गया है. फिर वो ड्यूरन लाइन का जिक्र करते हैं जो कि 1893 में बनाई गई थी. इसको मार्क किया गया था एज ए प्रॉपर लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. पर वो कहते हैं कि जो है उन्हें ड्यूरन लाइन को अगर देखा जाए तो इट इज़ वैल्यूएबल ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स. रियल लाइफ में पठान्स इसको इतना अहमियत नहीं देते हैं अपनी डेली लाइफ में और इसको जो है इग्नोर करते हैं. वो सारा रीजन ही अपना मानते हैं, उन्हें कोई इसमें बाउंड्री या बॉर्डर या सेपरेशन नज़र नहीं आती है. फिर राइटर बताते हैं कि जो पठान वर्ड है, एक्चुअली इट इज़ ए मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड पख्तून्स, जो कि पठान्स ने अपने आप को खुद दिया हुआ है. तो राइटर कहते हैं कि असल में ये लोग हैं कौन, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. जबकि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 11th सेंचुरी AD से पहले इनके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं मिलती कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ. इसके बाद ही सारा कुछ पता चलता है. जबकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, जैसे कि हेरोडोटस जो कि ग्रीक हिस्टोरियन था, उसका मानना था कि ये लोग 5th सेंचुरी BC में जो पख्ती लोग थे उनके डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि उनकी नस्ल में से ये लोग आगे बढ़े हैं जो आज पठान्स या पख्तून्स कहलाते हैं. लेकिन राइटर कहते हैं कि किसी को भी हकीकत या यकीनी तौर पे नहीं पता कि इनका ओरिजिन क्या है. जबकि 17th और 18th सेंचुरीज में पख्तून सिर्फ अपने तक ही लिमिटेड थे और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो सिर्फ कुछ वायलेंट और बारबेरिक लोग थे, जो कि वेगली जिनको कहा जाता था कि या तो ये अफ़गानिस्तान में रहते हैं या ये अफ़गानीज़ ही उन्हें कहा जाता था रादर देन पख्तून्स. तो लेकिन और एक और वजह ये है कि किसी ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि ह्यूमन साइंस एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि ह्यूमन्स को स्टडी करते हैं,
उनके कल्चर को, उनके ओरिजिन्स को। तो राइटर कहते हैं कि इनको किसी ने स्टडी, ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी नहीं किया, इसलिए क्योंकि पहली बात है कि ये इतने कोऑपरेटिंग नहीं थे और किसको इनकी जो बिहेवियर है वो इतना ऑफेंसिव है या वो इस तरह उनसे इतना करीब होना मुश्किल है। और ख़ासतौर पे जब आप किसी कल्चर को स्टडी करते हैं तो आप उसकी वुमेन को ख़ासतौर पे ज़रूर उनकी डे टू डे लाइफ्स को स्टडी करते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन क्योंकि पठान पर्दे का बहुत ख्याल रखते हैं इसलिए उनकी वुमेन तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनको आजकल सही से स्टडी नहीं कर पाए। फिर राइटर अपना ओपिनियन बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि ये पख्तून असल में है कौन। वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी पख्तून जो आज इस जगह मौजूद है वो यहाँ के इंडिजिनस नहीं है, यानी कि वो यहाँ के नेटिव नहीं है, वो कहीं डिफरेंट इलाकों से आए हैं जो यहाँ आकर माइग्रेशन करके यहाँ बस गए हैं। कुछ पख्तून जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ जो है ट्राइबल रीजन्स में रहते हैं, कुछ सदर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान में फैले हुए हैं ड्यूरन लाइन के उस पार, जबकि कुछ बलूचिस्तान में भी हैं। और ये एक ही साथ नहीं आए सारे, ये डिफरेंट वेव्स ऑफ माइग्रेशन के साथ आए हैं, यानी कि हिस्ट्री के डिफरेंट अदवार में वो आए हैं यहाँ पर और आकर यहाँ पर सेटल हुए हैं। इसलिए राइटर कहते हैं कि ये ओरिजिन में भी वेरीड है, यानी डिफरेंट ओरिजिन्स हैं इनके। कुछ जो है वो सेंट्रल एशिया और पर्शिया से आए हैं, जबकि कुछ जो है वो ये भी मानते हैं कि यहाँ पे इसराइल जो है के लोग, उनकी भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं पख्तून्स के अंदर। लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल भी इसके अंदर मौजूद है। पर कुछ भी जो हो वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे आए थे वो इस तरह उन हालात में आए थे कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ आके सेटल नहीं हुआ था, उन्हें एक ये इलाका मिला तो वो यहाँ आकर बसना शुरू हो गए। क्योंकि ये काफ़ी रफ़ जगह है, रफ़ कंट्री एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान की जो ज़रूरी अशिया है ज़िंदगी गुजारने के लिए वो इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जैसे तैसे करके भी यहाँ पे गुजारा किया। फिर राइटर कहते हैं कि चूंकि ये लोग नोमैडिक पीपल थे, यानी कि जो बंजारे टाइप लोग होते हैं उस तरह से थे ये, तो इसलिए जब आप एक जगह पे सही तरीके से बिलोंग नहीं करते तो आपको उस जगह की टेरिटरी को हासिल करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, इवन यू हैव टू विन द प्लेस एक्चुअली। तो इसलिए इसकी वजह से इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हुए, डिफरेंट ग्रुप्स के, ट्राइब्स के आपस में लड़ाई झगड़े हुए, जगह पर जो ज़रूरी अशिया थी इंसानी ज़िंदगी के लिए उन पर, और कौन ये लैंड ऑक्यूपाई करेगा, तो बहुत सारे झगड़े फसाद होते थे। लेकिन उसके लिए एक हल निकाला गया, एक कोड एग्रीमेंट बनाया गया जिसका नाम है पख्तून वली। ये एक पख्तून कोड होता है जिसमें 3 एसेंशियल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले टू गिव फूड एंड शेल्टर टू ऑल हु डिमांड इट, फूड एंड शेल्टर दिया जाएगा जिसको ज़रूरत है। टू ग्रांट अजाइलम टू ऑल इन नीड ऑफ इट, जिसको ज़रूरत है उसको वो शेल्टर दिया जाएगा। टू रिटेलिएट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अटैक, और अगर कोई झगड़ा फसाद होता है या अटैक होता है किसी और की तरफ से तो उसके खिलाफ भी उन लोगों को अटैक इन रिटर्न करने की इजाज़त दी गई थी। तो पख्तून वली जो है वो एक कोड बनाया गया, और लेकिन राइटर कहते हैं कि इसकी भी ज़रूरत काफ़ी थी क्योंकि इसके पीछे वायलेंस और मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी ज़रूरत थी। लेकिन राइटर कहते हैं कि इस कोड पे भी इतना पूरे तरीके से 100% तरीके से अमल नहीं किया जाता। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें पठान और पख्तून निगलेक्ट कर देते हैं अगर उनके पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में कोई बात आ जाए तो। इसी तरह से खुशहाल खान खटक जो थे उनका भी यही कहना था, वो खटक ट्राइब से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो है उनको मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था, इम्प्रिजन कर लिया था, और जब वो वहाँ से मुश्किल से छूट के भागे थे तो उन्होंने वापस आकर अपने लोगों से मदद मांगी कि मेरी साथ दो मेरा, और मैं खिलाफ इस मुग़ल एम्परर के ख़िलाफ़ जाऊं और जिसने मेरे साथ ये सलूक किया। पर क्या हुआ कि वो भी डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया, किसी को अपनी बेनिफिट उसमें नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए खुशहाल खान का किसी ने कोई साथ नहीं दिया और इसी तरह से उन्हें अकेला छोड़ दिया। फिर राइटर का मानना ये है कि जब तक उनको आप कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता तो वो किसी का साथ नहीं देते हैं। इसलिए एम्परर शाहजहां के ज़माने में जब खुशहाल खान को इज़्ज़त हासिल थी, उनको एक लीडर कंसिडर किया जाता था, तो तब पख्तून्स उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। इवन कि यहाँ मर्सनरीज उनके लिए अपॉइंट किए गए थे, वो इतना साथ देते थे। पर जब खुशहाल खान के ही खिलाफ मुग़ल एम्परर्स हो गए और वो एक वहाँ से भागे हुए कैदी के तौर पर नज़र आए सबको, तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उनका बेटा जो बहराम था वो उनके खिलाफ खड़ा हो गया क्योंकि उसे मुग़लों की तरफ से पैसा मिला था। सो दिस इज़ व्हाट राइटर इज़ टेलिंग अबाउट पख्तून नेचर।
इसी तरह से फिर 200 साल बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और उन्होंने इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इनके जो हेडमैन थे, इनके मलिक्स वगैरह या हेड्स थे, मालिक्स वगैरह, उन्होंने सिर्फ उसी टाइम ब्रिटिशर्स की बात मानी जब तक उनको पर्सनल बेनिफिट्स उससे हासिल हो रहे थे, और उनको पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल गेम बहुत अच्छे तरीके से खेलनी आती थी, और वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स को पहले देखते थे, फिर ब्रिटिशर्स की किसी शराइत पर मानते थे या राज़ी होते थे। फिर राइटर कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेडर्स का जिक्र करते हैं कि जो डिफरेंट टाइम में इस इलाके में आए और उन्होंने इस इलाके को फतह करने की कोशिश की। फिर वो कहते हैं कि लेकिन इतने जो भी इन्वेडर्स आए वो इस इलाके में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं था हासिल करने को, तो वो यहाँ से पास होकर इंडिया की तरफ ज़्यादातर चले जाते थे, बिकॉज इट वॉज अ रिच कंट्री। तो जो है ज़्यादातर किसी ने भी कोशिश नहीं की इसको हासिल करने की। लेकिन क्या हुआ कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ये समझना शुरू हो गए कि किसी ने चूँकि कोशिश नहीं की हमें इन्वेड करने की या फतह करने की, तो वी आर इनविंसिबल्स, यानी कि वी आर अनडिफीटेबल, हम लोग को कोई हरा नहीं सकता। उनकी जो ये एक गलत फहमी और खुश फहमी थी वो उनके दिमाग में बैठ गई कि हमें कोई हरा नहीं सकता, जबकि राइटर कहता है कि असल में किसी ने सही तरीके से ट्राई ही नहीं किया उनको सब्ड्यू करने की। तो जो उनके इनएक्सेसिबल फैक्टर्स थे, यानी कि यहाँ पे बंजर ज़मीन होना, ऊंची नीची ज़मीन होना, पहाड़ होना, बैरन इलाका होना, उसकी वजह से किसी ने उनको नहीं कोशिश की फतह करने की, और जिसकी वजह से वो मानना शुरू होगा कि हम तो अनडिफीटेबल लोग हैं। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये भी गलत साबित हुआ, क्योंकि कुछ 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में सिखों ने इन पर कब्जा पा लिया, फिर बाय द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी तो ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर कब्जा पा लिया, तो इसलिए ये पख्तून्स सब्ड्यू हो गए किसी न किसी तरह। फिर उसके बाद राइटर कहते हैं कि अब जो इनकी जो एलीट है वो भी इस कुछ हद तक इस बात को मानते हैं। तो राइटर डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन पख्तून्स एंड द पठान्स, कि पख्तून्स वो हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, इनविंसिबल हैं, जबकि पठान्स वो हैं जो कि ज्योग्राफी की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से और सबड्यूड होने की वजह से जो है वो ब्रिटिशर्स और सिख्स के अंडर आ चुके थे, और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा फ़ायदे भी फिर हुए और वो पख्तून से आगे निकल गए अपने फैसिलिटीज़ में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। फिर राइटर कहते हैं कि एंड में अगर आप देखें तो एक जब मैप पे आप ये ड्रॉ करें सारा कुछ, तो आपको एक न्यू पोलिटिकल सा सामने आता है, न्यू पॉलिटन सा, डिफरेंट लेयर्स नजर आती हैं। सबसे पहले आपको नजर आता है ब्रिटिश ने जो एडमिनिस्टर किया था, बनाया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि पठान्स जिसके अंदर रहते हैं। फिर उसके बाद आता है पख्तून के ट्राइबल रीजन्स, जो कि दरमियान में एज ए बाउंड्री सर्व करते हैं, एज अ बफर। फिर उस तरफ ड्यूरन लाइन की उस तरफ दोबारा से पख्तून्स आते हैं, जो कि काबुल में अफगानिस्तान वाले एरिया में रहते हैं। और 1947 से बिल्कुल इसी तरीके से ये सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, और जितने भी इनके अफरीदीज़ हैं, मोहम्मद्स हैं, ये सारे इसी तरह से अभी भी कबीले आबाद हैं। फिर राइटर कहते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तब क्या हुआ कि उन्होंने कोशिश की कि चलो हम पठानों से, पख्तून से जो है उनको अपने भरोसे में लेने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने उनके साथ हाथ बढ़ाया उनकी तरफ, और उन्होंने भी, पठान्स और पख्तून्स ने भी आगे से बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया गवर्नमेंट को, लेकिन इन रिटर्न ऑफ द अलाउंसेस एंड द बेनिफिट्स द गवर्नमेंट हैड टू ऑफर। सिमिलरली इसी तरह से उन्होंने अफगानिस्तान रीजन से भी अपने अच्छे ताल्लुकात रखे पख्तून्स ने, और उधर भी काबुल की तरफ भी अपने जो है हाथ फैलाए और उनकी गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे। लेकिन दोनों कंट्रीज़ को पता था कि ये क्या कर रहे हैं, उनका दोनों कंट्रीज़ के साथ सुलह का ज़्यादातर चल रहा है, तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की और सुलह ही रखी इनके साथ। और फिर राइटर कहते हैं कि इनकी आज तक कंडीशन यही है कि ये दोनों कंट्रीज़ के साथ इनके अच्छे हालात हैं और दोस्ती के ताल्लुकात हैं। So this was the chapter Pakhtuns. Hope you liked my video. Please share it and subscribe my channel.